हेलो एंड वेलकम टू एमए टीवी इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्रामों में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से ऐसे आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपको मीडिया के किसी और नेट या किसी और मीडिया हाउस से मैसर नहीं आती। इस हवाले से आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल जो गिलगित बल्तिस्तान पेट्रोलियम डीलर है, उन्होंने हड़ताल की थी, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान पेट्रोल पंप पर कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा था। उसके बाद हुकूमत ने घुटने टेक दिए और मुज़ाकरात किए। उन्होंने उनके मुतालबात जो है उनको तस्लीम करने, मुतालबात यही थे कि नैब की जो विच चल रही है पेट्रोलियम डीलर्स की, उसको किया जाए। और अब 10 अक्टूबर तक उन्होंने टाइम मांगा है, और 10 अक्टूबर तक अगर ये मामला तय नहीं पाते, हो सकता है कि दोबारा से हड़ताल की जाए। इस वक्त सूरत गिलगित में कल एयरपोर्ट टर्मिनल पर कब लिया ने, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी उनका गुस्सा होगा कि उन्होंने इतना इंतहाई और के एयरपोर्ट टर्मिनल पे कब्जा कर लिया। मुतालबा क्या था? मुतालबा बड़ा सिंपल था, और वो ये कि गिलगित शहर के अंदर पीने का पानी नहीं है, और लोग गिलगित दरिया से पानी, यानी मिट्टी मिला हुआ, रेत मिला हुआ पानी ढो ढो कर लाकर पीने पर मजबूर हैं। और टैंकर माफिया की चांदी है, क्योंकि वो गिलगित दरिया से पानी भरते हैं और मोहल्लों में लाकर पानी को बेचते हैं। आदमी पानी खरीद नहीं सकता, लोग खानदान लेते हैं और पानी गिलगित के दरिया से लाते हैं। इसी हवाले से मुजाहरा हुआ था कल, और सुनने में यह आ रहा है कि ये मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहरहाल रात गए को एयरपोर्ट टर्मिनल को छुड़वा लिया गया था मुजाहिरीन से, उनको मुंतशिर कर दिया गया था। मुज़ाकरात हुए हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन पिछले प्रोग्राम में हम कर रहे थे पाकिस्तान में फोर्स्ड कन्वर्शंस की, यानी कि माइनॉरिटी जबरन मुसलमान किए जाने का जो इशू है उसके ऊपर के पाकिस्तान में हर साल तकरीबन एक और क्रिश्चियनों को जबरन में बेशुमार बड़ी तादाद जो है वो हिंदुओं की है, लड़कियों की और क्रिश्चियन लड़कियों की, जिनकी उम्रें जो है 12 से 15 साल तक की होती हैं। उनको बालिग करार देकर उनको अगवा किया जाता है, उनके साथ शादी का एक ढोंग रचाया जाता है। उसके बाद उनको ये धमकी दी जाती है कि मुसलमान ना हुई तो उनके खानदान को तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। इसी हवाले से मजीद जानकारी और इसको डिटेल में समझने के लिए इसके अंदर कौन कौन से अनासर मुलव्वस हैं, आज मेरे मेहमान वही हैं जो पिछली दफा थे, जे सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन हैं जफर सहीतो, हमें ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। जफर भाई, ये क्या सिलसिला है, इसमें क्या कौन सी ताकतें हैं जो इन्वॉल्व हैं, और ये कैसे सारा काम होता है वहां पे फोर्स कन्वर्शन का, सिंध में खास तौर पे? डॉक्टर साहब, थैंक यू अगेन इन पार्ट 2 मुझे लेने के लिए। देखें, हमने पिछले प्रोग्राम में जितने भी रीजंस थे आपको मैंने बताए कि ये जो अरबों ने हमला किया 711 से लेके, और सिंध की बच्चियों को, सिंध की बेटियों को बगदाद के गलियों में जाके सेल किया, तो वो सिलसिला अभी तक चल रहा है। ठीक है, उस टाइम अरब थे, बिन कासिम था, आज वही जमीयत इस्लामी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, अयूब सरंदी, मियाँ मिठू, बाकायदा वही गैंग जो है ना, माफिया एक, वो आज तक चल रही है। उसमें बुनियादी जो रीज़न मैंने बताया आपको, एक तो सिंध की डेमोग्राफी को चेंज करना है, दूसरा कि मुफ्त का माल चाहिए, फ्री का, यानी गरीब हैं हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस गरीब हैं, मिनॉरिटी में हैं, तो उनको जो है इजी टारगेट है 72 हूरों वाला, वो यहाँ पे भी उनको चाहिए। अच्छा, तीसरा जो मेन है इसका रीज़न, वो है इंडिया से दुश्मनी, हिंदुओं से नफरत।
अच्छा, सिंधियों को कभी भी पक्का मुसलमान नहीं समझा गया। क्यों? कि सिंधी अपनी तारीख, हिस्ट्री, कल्चर और रूट्स की बात करते हैं, और आपको मालूम है कि हमारी तारीख, आइडेंटिटी, रूट्स कहाँ मिलती हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती हैं, सिंधु सरस्वती माता से मिलती हैं। गिलगित की अभी आपने बात की, जैसे गिलगित का पानी रोका हुआ है, सिंध का पानी भी ऐसे ही लोग रेती वाला पानी पी रहे हैं, हालांकि हम सिंधु के वारिस हैं। सिंधु दरिया गिलगित से शुरू होता है ना। तो पंजाब की जो माफिया है, ये एक बाकायदा सिस्टमेटिकली बाकी जो ऑपरेस्ट नेशंस हैं उनके ना सिर्फ उनके हकूक खा रहे हैं, उनके कल्चर और हिस्ट्री तबाह कर रहे हैं, ना सिर्फ उनका तशख़्ख़ुस खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिकल जेनोसाइड कर रहे हैं। बलोच हो, पश्तून हो, गिलगित हो, कश्मीरी हो, सिंधी हो। अच्छा, ये तो हो गई कौमें। अभी आते हैं मिनॉरिटी पे। मिनॉरिटीज, हिंदू में मिनॉरिटी नहीं समझता। हिंदू ओरिजिनल वारिस हैं इस धरती के। ऋग्वेद कहाँ लिखे गए? यहीं पे ही लिखे गए हमारे पास। हम वारिस हैं इस धरती के, इस वतन के। ना कोई अरब या कोई तुर्क या कोई पर्शियन या कोई ग्रीक हमारा मालिक है। नहीं, हम सिंधी हैं, हम बलोच हैं, हम पश्तून हैं, हम ओनर्स हैं। मैं देखें, रेसिज्म पे यकीन नहीं करता कि चलो मुझे पंजाबियों से नफरत, किसी रेस से नफरत नहीं है मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपकी भी तो असल रूट्स यही है ना। आप अरबों की तो औलाद नहीं है ना, आप क्रिश्चियन, आप पर्शियंस की तो औलाद नहीं है ना। जब आज के दौर में गल्फ कंट्रीज या अरब कंट्रीज, यूएई, मिडिल ईस्ट, सभी लोग प्रोग्रेसिव, सेक्युलर थॉट्स एंड एक डेमोक्रेटिक वे में जा रहे हैं, रेडिकलिज्म से जान छुड़ा रहे हैं, तो आप नाम के मुसलमान बन के खामखा उन चीजों को क्यों जो है लिपटे हुए हैं? और उन चीजों को लिपट के हमें जो तारीखी कौमें हैं, वारिस हैं इस धरती के, हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। सिंधियों को कत्ल कर रहे हैं, बलोचों को कत्ल कर रहे हैं, पश्तूनों को कत्ल कर रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोगों को वहां पे मार रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। कश्मीर में क्या हुआ, बांग्लादेश में बंगालियों के साथ क्या किया इन्होंने। हम दुनिया को यही बताना चाह रहे हैं, या अभी अफगानिस्तान में ये क्या कर रहे हैं, हम दुनिया को यही बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो रेडिकलिज्म है, ये पंजाब, पाकिस्तान और सेंटर और जो गवर्नमेंट है वो बाकायदा एक सिस्टमिक वे में कर रही है। सिर्फ हमें खत्म कर रहे हैं, हमें तबाह कर रहे हैं, हमें इस दुनिया से, इस धरती से खत्म करना चाह रहे हैं। ये पूरी दुनिया के दुश्मन है। इंडिया के साथ आज तक जो जुल्म हुआ है, या इंडिया में आज तक जितने अटैक्स हुए हैं, उसकी रूट्स कहाँ गई हैं? लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा? उसामा बिन लादेन कहाँ पे थे? तो ये मसला जो है ना पूरी दुनिया का है, सिर्फ हमारा नहीं है। हम सबकी जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे हैं, इसलिए हम ज्यादा उस टारगेट पे हैं। हमारे से ज्यादा जो टारगेट पे हैं वो हिंदू हैं। हिंदू इसलिए हैं, सिंधी हिंदूज जो इसलिए हैं कि सिंध की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। इजी टारगेट्स हैं उनके लिए, और इजी पैसा मिलता है उनको। मिसाल के तौर पर कोई मंदिर है, या कोई अमीर हिंदू है, या कोई कारोबारी फैक्ट्री है किसी की, तो ये जमियत वाले, ये टोले, आईएसआई के टोले और इनके पेरोल पे जो मियाँ मिट्ठू है, सरहदी है, बाकायदा धमकाते हैं उनको, उनसे एक्सटॉर्शन करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं कि भाई आज हम मस्जिद में लंगर करना है हमें, तो इसके लिए हमें जो है पैसे चाहिए। तो जब इनकी कोई मालकी करने वाला नहीं है, पार्लियामेंट का आपको पता है, पाकिस्तान का आपको कोर्ट का पता है कि कोर्ट और पार्लियामेंट ऑल पपेट्स आर देयर, ठीक है, वो आईएसआई के पपेट्स बैठे हुए हैं। तो
पार्लियामेंट भी उनको सपोर्ट करता है, कोर्ट भी उनको सपोर्ट करता है। कोर्ट में कितनी मर्तबा ये केसेस गए हैं, क्यों? जैसे एक छोटी चीज पे जो है चीफ जस्टिस सोमोटो लेता है, तो ये सिस्टमिकल जेनोसाइड हो रहा है, उस पे आप क्यों सोमोटो नहीं देते? अच्छा, सोमोटो तो आप नहीं लेते, चले जहन्नम में जाए। आपके पास जो केसेस आते हैं, आज तक मुझे हजारों जो केसेस हुए हैं, एवरी सेकंड डे ए हिंदू गर्ल और क्रिश्चियन गर्ल और सिख या जो है कादियानी, उसका हर दूसरे दिन एक लड़की का केस आता है। वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उनको बजाय मालकों के हवाले करने के बजाय उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भाई अभी मुसलमान हो गई है तो वो ये फला मुल्ला के पास ही रहेगी। क्यों भाई, ये जंगल का कानून बना हुआ है क्या यहाँ पे? कोर्ट ने कितने ऑर्डर्स दिए हैं ऐसे? तो ये जो काम करते हैं वो ऐसे करते हैं कि आईएसआई के पेरोल पे हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, उनकी बी टीम है, सरहदी है, अयूब है, जमात इस्लामी वाले हैं, तो जमात इस्लामी वाले कराची पे कंट्रोल किए हुए हैं। हाफिज ये मियाँ मिठू जो है वो उत्तर की जो नॉर्थ साइड है सिंध की, वहां पे कंट्रोल किए हुए हैं, और जो अयूब सरहदी है वो इंडिया के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। और जब भी आईएसआई के कैप्टन्स, कर्नल्स, मेजर जनरल्स वहां आते हैं विजिट करने पे, तो इनको ये हिंदू लड़कियां एज ए गिफ्ट दी जाती हैं। जैसे पहले अरब लेके गए थे ना, बगदाद में जाके सेल किया था, बाकायदा ऐसे इनको गिफ्ट देते हैं। आके ये वहां पे रंग रलियां मनाते हैं। थरपारकर वेरी फेमस है, उनकी वहां पे गादियां बनी हुई हैं, उनके बाकायदा मदरसे बने हैं। 34,000 मदरसे में आ रहा है। अगर आप 50 या 100 तालिब भी एक मदरसे में अंदर हिसाब लगाएं तो 2.5-3 लाख जो है बच्चे। कि 34,000 आप बता रहे हैं कि 34,000 मदरसे हैं सिंध में 34,000। तो ये ज्यादातर कहाँ पे हैं? इनके ज्यादातर मदरसे कहाँ हैं? शहरों में है, देहातों में? देहातों में ज्यादा ये टारगेट ऐसे एरियाज को करते हैं जहां पे गरीब हिंदू रहते हैं, या भील, मेघवाड़ या कूली या ऐसे लोग रहते हैं। क्योंकि सिंध में आपने जैसे बताया गिलगित में पानी नहीं मिल रहा है, सिंध में पानी नहीं है। दरिया पे हम बैठे हुए हैं, सिंधु दरिया के मालिक हैं, लेकिन पीने का पानी नहीं है हमारे पास। तो क्या करते हैं, लोगों को पानी का एक टैंक दे दिया, एक नलका दे दिया, और एक गैलन पानी का दे दिया, 2 वक्त की रोटी दी, कपड़े दिए, भाई ये बच्चा दे दो, हम मस्जिद में इसको हाफिज बनाएंगे। हाफिज नहीं बनाएंगे, उसको तालिब बनाएंगे। और ये 3-4 लाख जो तालिब हर साल 2 साल में निकल रहे हैं, इनको अगर ये सबको इंडिया के लिए यूज करें, यानी इन्होंने एक तो बॉर्डर हो गया इंडिया के साथ जहां पे फौज बैठी हुई है, दूसरा बॉर्डर हो गया जहां पे रिजर्व बैठी हुई है, तीसरा बॉर्डर जो हो गया वो ये मुजाहिदीन का हो गया अभी। दिस इज रियली राजस्थान की जो पट्टी है, राजस्थान मिलते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी मदरसे होंगे, ये सोचते होंगे हमें गजवा हिंद शुरू करनी है। वो गजवा हिंद, अभी आप पॉइंट पे आए कि वही गजवा हिंद की जो तैयारी है ना, वो ऐसे बात नहीं है, वो तैयारी हो रही है। और इंडिया को ये समझना चाहिए कि अगर 8, 10, 15 टेररिस्ट कराची से या लाड़ की तरफ से जो सिंध का बॉर्डर मिलता है बंबई की तरफ से, वहां से अगर आके इंडिया को 1 महीने के लिए निस्तो नाबूद कर सकते हैं, तो अगर 4-5 लाख तालिब इन्होंने अगर एक साथ भेज दिए तो क्या होगा? इट इज रियली ए पॉइंट टू थिंक। ये मुझे वरी कर रही है। और उस टाइम ये बोलेंगे क्या? ये तो हिंदू ही हैं इनके, ये तो इंडिया, ये तो मुसलमान नहीं है, इनके हिंदू ही हैं, उनके सर्टिफिकेट तो हिंदू बना हुआ है ना। अगर कोई बम साथ में बांध के बॉर्डर पे चला जाता है, उसकी आइडेंटिटी होती है तो भाई हिंदू है,
تو کل یہ یہی بولیں گے کہ بھائی ان کے ہندو ہی انڈیا پہ حملہ کر رہے ہیں، ہم تھوڑا ہی کر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا یعنی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں جی جی جی. تو یہ آئی ایس آئی نے باقاعدہ ان کو ایک ٹارگیٹ دیا ہوا ہے، اور وہ ٹارگیٹ پہ یہ 10-15 سال سے شروع ہوا ہے سلسلہ نا. اچھا، آپ تھر پارکر میں ایک میڈیکل کیمپ لگوانی تھی مجھے وہاں پہ، جب یہ کرونا وائرس کے ٹائم میں، تو تھر پارکر میں نے ایک ٹیم بھیجی کہ وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگواؤں، تو یقین کریں ان کو الو نہیں کیا اندر جانے کے لیے. تھر پارکر میں بولا کہ وہ اسلام آباد سے لیٹر لے کے آؤ کہ یہ کون کروا رہا ہے. تو یہ خطرناک سچویشن بن رہی ہے وہاں پہ، اور مجھے بتا ڈر رہے یہ ہے ہیں کہ ہر 1.5-2 لاکھ بچہ مدرسوں سے ہر نکل رہا ہے. یہ کہاں جا رہا ہے بچہ؟ یہ نکلتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ یہ ان کو ان کا ایک باقاعدہ وے ہے کہ جب آپ 1-2 سال 3 سال کی ٹریننگ آپ کر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کو پریکٹیکل ٹریننگ، وہ جو جہادیوں والی ٹریننگ ہے وہ سکھائی جاتی ہے. جب وہ بچہ ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کو پھر ڈفرینٹ محاذوں پہ بھیجتے ہیں، جہاں پہ بھی آئیسز، القاعدہ اور ان کا جہاں بھی نیٹ ورک ہے، یا جہاں پہ بھی ان کو کوئی کاروائی کرنی ہوتی ہے تو ان بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں. یہ تو اس کا کشمیر مطلب میں یہ ہے کہ یہ سیریا میں بھی لڑ رہے ہیں، یہ عراق میں بھی لڑ رہے ہیں، ہر یہ جگہ پہ، افغانستان میں بھی ہر لڑ رہے ہیں، جگہ اور پہ. یہ جموں کشمیر میں بھی لڑ رہے ہیں. ابھی پنج شیر میں کون تھے؟ انہی کے لوگ تھے نا. کشمیر میں کون ہے؟ جموں کشمیر میں کون ہے؟ پنڈتوں کے گھر کس نے جلائے تھے؟ انہوں نے ہی جلائے تھے نا. تو اٹ از اے ڈیپ کنسرن اینڈ آئی ایم ریئلی وریڈ. میں اس لیے وریڈ ہوں کہ انہوں نے ٹارگیٹ سندھ کو کیا ہوا ہے، اور کل اگر سندھ سے کوئی بھی ایسی کاروائی ہوگی نا، تو ہم جو تاریخی سیکولر سندھی نیشن ہے، ہمارے اوپر یہ الزام آئے گا کہ بھائی دیکھو یہ سندھ سے سبھی جو ہے لوگ ریڈی ہو کے جا رہے ہیں. یعنی دنیا میں پنجابیوں کا نام نہیں ہوگا، آئی ایس آئی کا نام نہیں ہوگا، نام کس کا آئے گا؟ سندھ کا آئے گا، اور سندھیوں کا نام آئے گا کہ بھائی دیکھو ابھی سندھی بھی ریڈیکل ہیں. میں آگے کا سوچ رہا ہوں، 5-10 سال 15 سال کا میں سوچ رہا ہوں کہ 10-15 سال میں ابھی ہماری ڈیموگرافی جو ہے سندھی 51 یا 52% ہے، نان سندھی 48% ہیں. لیکن اگر یہ 48% جس تیزی سے یہ مذہب چینج کروا رہے ہیں، یا جس تیزی سے جو ہندوز ہیں، سندھی ہندوز ہیں، ان کو ہر سال 5-10 ہزار وہاں سے جا رہے ہیں، یہ یو این او کی رپورٹ ہے، میری اپنی رپورٹ نہیں ہے. تو آٹومیٹیکلی جیسے ہی یہ لوگ جائیں گے وہاں پہ، یہ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ یہ ان طالبانوں کو، ٹیررسٹ کو، ان کو یہ جگہیں مل رہی ہیں، کاروبار مل رہے ہیں ان کو، یہ جو ہے خالی جگہ دے رہے ہیں یہ. تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا کہ سندھ کی ڈیموگرافی چینج ہوگی. تو آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے؟ آپ کی جو تنظیم ہے، آپ کی جو پارٹی ہے، اس کا نام ہے جے سندھ فریڈم موومنٹ. تو فریڈم تو میں سمجھ گیا کہ پاکستان سے آپ آزادی کے لیے یہ موومنٹ چلا رہے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا فوری طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسے سٹیپس ہیں جو لیے جائیں اس کو روکنے کے لیے، اور لانگ ٹرم سٹیپس کیا ہیں؟ دیکھیں، سبھاش چندر بوس جی نے کہا تھا کہ جتنے بھی مسئلے قوم کے ساتھ آتے ہیں نا جب غلامی میں، تو ان سب مسئلوں کی ہر جڑ جو ہوتی ہے وہ غلامی ہوتی ہے، اور اس غلامی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنے سے ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا وجود بچا سکتے ہیں، آپ اپنی دھرتی بچا سکتے ہیں، آپ اپنا شناخت اور قومیت بچا سکتے ہیں. تو میں سبھاش جی کے انہی ورڈز کو یوز کر کے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس غلامی سے جان چھڑانی پڑے گی، اور اس غلامی کو ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ سبھی مسئلوں کی جو جڑ ہے نا وہ یہ غلامی ہے. اور غلام کس نے بنایا ہوا ہے؟ ہمیں پنجاب آئی ایس آئی پاکستان نے بنایا ہوا ہے. اس کے جو
मुल्ला हैं, रेडिकल्स हैं, तालिबान से उन्होंने बनाया हुआ है। अभी नया प्लेयर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है चाइना, जो वो भी हमारे साथ शुरू हो गया है, हमारे ज़मीनों पे कब्जा करना, हमारे कोस्टल बेल्ट पे कब्जा करना। तो ये एक अभी नया थ्रेट हमारे सामने आ गया है। अच्छा, इसका हल एक तो ये है कि हमें गुलामी से जान छुड़ानी चाहिए, ये हमें कोशिशें करनी चाहिए। दूसरा कि दुनिया के जितने भी सिविलाइज कंट्रीज हैं, जितनी भी नेशन, प्रेसिडेंट बाइडन को लेटर लिखा था, उससे पहले मैंने ओपन लेटर एक जनरल सेक्रेटरी यूएन को लिखा था। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी सिविलाइज कंट्रीज हैं या जितने भी सेक्युलर और प्रोग्रेसिव थॉट रखने वाली डेमोक्रेटिक वेज में जो करने वाले हैं कंट्रीज हैं, बिलीव करने वाले हैं, हम उनको ये पहुंचाएं बात, हम उनके सामने ये बात लाएं। मैं हर महीने 1-2 प्रोटेस्ट क्यों करता हूँ? इसी वजह से करता हूँ कि जैसे हमारी आवाज़ पहुंच सके दुनिया तक, असल बात पहुंच सके दुनिया तक कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, चौथा तरीका ये है कि सोशल मीडिया पे या ग्राउंड पे सिंध में आपको मालूम है, अगर कोई भी आवाज़ उठाता है, कोई निकलता है या कोई प्रोटेस्ट करता है या कुछ भी करता है, तो उसको उठा लिया जाता है या मार दिया जाता है। तो हम उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये जो रेडिकल्स हैं उनका मुकाबला करें, अपने वेज में कोई भी तरीके करके इनका मुकाबला करें। इनके जो मदरसे हैं या यहाँ जहाँ पे ये था, यानी जहाँ पे मदरसा बनाते हैं, तो वहाँ पे सिंधी लोग, जो कम्युनिटी है, सिंधी लोग हैं विलेजेस के, उनको बताएं, हम उनको बोलें कि भाई इनको ये मदरसा नहीं बनाने दो यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ अवेयरनेस और कुछ पेपर वर्क और कुछ अपील प्रोग्राम्स, प्रोटेस्ट, सेमिनार्स, तो ये चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी हम इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकें, हम दुनिया को बता सकें, वो बताएं। अच्छा, मैं आपको एक दुख भरी बात बताऊं कि कल एक सिख भाई को जो है ना पेशावर में कत्ल किया गया है, गोली मारी गई है। ये कल का रात का वाकया हुआ है। तो इससे पहले कादियानी को गोली मारी गई थी कोर्ट में, आपको मालूम है। तो ये हमारे पास रोज की तरह वाकये होते हैं। उससे पहले 3 दिन पहले एक हिंदू को गोली मारी गई वहां पे। तो कोई पूछने वाला नहीं है अमजद साहब, जंगल का कानून चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जंगल का कानून है। नाजरीन, आपने आज के प्रोग्राम में इंतहाई दिल दहला देने वाले वो बातें हमें बताई हैं जफर सईदो साहब ने, जो कि जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन हैं, और वो बता रहे हैं 34,000 मदरसे हैं सिंध में, और ज्यादातर गरीब देहात में, और राजस्थान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इंडिया का, वहां के तकरीबन हर देहात में एक मदरसा है। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हर साल 1.5 से 2 लाख बच्चों को वहां ट्रेनिंग देके पास आउट किया जा रहा है, और उसके बाद उनकी बाकायदा जहादी ट्रेनिंग होती है और फिर उनको मुख्तलिफ महाजों पे भेजा जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि पंजशेर में जो लोग लड़ रहे थे तालिबान के साथ, वो तालिबान के साथ अक्सरियत इन्हीं मदरसों के ग्रेजुएट के कह लें या पढ़े हुए और ट्रेंड किए हुए बच्चों की। नाजरीन, आज का प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को 6:30 बजे यूके टाइम के मुताबिक, और नए मौजू के साथ, और देखते रहिए MA TV। और थैंक यू वेरी मच जफर भाई, आप हमारे साथ ह्यूस्टन से जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो।